Good morning, students. We will discuss about genetics today. Let's start the video. What is genetics? सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जेनेटिक्स क्या है. जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी. That means transmission of body feature, both similarities and differences from parents to offspring, and the laws relating to such transmission. जब कोई बच्चा को देखते हैं हम लोग, या जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? किसकी तरह है? या अपने पापा की तरह है, या मम्मी की तरह है, या फैमिली में किसी और की तरह है. तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है. उस वक्त ये समझा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके माँ बाप से, उसके पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स बच्चे में आ गया है. उसी को जेनेटिक्स बोलते हैं या हेरिडिटी बोलते हैं. जेनेटिक्स बोलते हैं हेरिडिटी की स्टडी को. हेरिडिटी की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स. और हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर, चाहे सिमिलर हो, अच्छा उसमें डिफरेंस हो. ओके. सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट ने, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल नामी साइंटिस्ट ने, जो पैदा हुए 1822 में, वो भी टीचर बनना चाहते थे, लेकिन टीचर के सर्टिफिकेट, टीचिंग सर्टिफिकेट वाले एग्ज़ाम में वो फेल हो गए, इसलिए टीचर नहीं बने. उसके बाद उन्होंने पी यानी मटर के पौधे पे बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, बहुत दिनों तक रिसर्च करने के बाद, मेंडल्स लॉ यानी हेरिडिटी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने कुछ लॉज दिए, जिसको मेंडल्स लॉज कहा जाता है. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये लॉज जेनेटिक्स से रिलेटेड है. इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया, हेरिडिटी के बारे में बताया. इनको इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. हेरिडिटी क्या है? The term heredity may be defined as transmission of genetically based characteristic from parents to offspring or the genetic constitution of individual. जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से कैरेक्टर्स बच्चों में आ जाते हैं. उसी ट्रांसमिशन को हेरिडिटी बोलते हैं. इसको आइए हेरिडिटी को समझते हैं क्या है. लाइक बिगेट्स लाइक. इसका मतलब होता है कि इट मीन्स द यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स. बच्चा कैसा दिखता है? अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है. जैसे कैट प्रोड्यूस कैट्स, यानी बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा. मैंगो ट्री के सीड से क्या होगा? मैंगो ट्री बनेगा. ह्यूमन गिव्स, इंसान का बच्चा इंसान होगा, बंदर का नहीं. और जो दही में पाए जाने वाले बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको अगर 2-3 दिन छोड़ दिया जाए तो और बैक्टीरिया में इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया में इंक्रीज़ होगा, तो वही बैक्टीरिया बनेंगे, दूसरे बैक्टीरिया नहीं बनेंगे. मतलब उस बैक्टीरिया से उसी का बैक्टीरिया बनेगा. यानी इसीलिए इसको बोला गया लाइक बिगेट्स लाइक. पेरेंट्स से उसी की तरह, पेरेंट्स का बच्चा उसी की तरह होगा. लाइक बिगेट्स लाइक एंड येट देयर वेरिएशन. ऑल ऑर्गेनिज्म, whether animals, plants or microorganisms, produce their own kind through reproduction. All organism, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका बच्चा उन्हीं की तरह होगा. बट द ऑफस्प्रिंग आर नेवर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. सम डिफरेंसेस हाउएवर स्मॉल मे बी इज फाउंड देम. कुछ डिफरेंसेस भी पाया जाता है हेरिडिटी में. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं. वेरिएशन इन पॉपुलेशन क्या है? जैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स तो भरे हुए हैं, तो ह्यूमन बींग्स लेकिन सब एक जैसे नहीं है. सब बिल्कुल एक जैसे नहीं है. सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है. कैरेक्टरिस्टिक हो,
या कोई जैसे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ के लोग बिल्कुल अलग होते हैं देखने में। कहीं के लोग बिल्कुल गोरे होते हैं, कहीं के लोग बिल्कुल काले होते हैं। कोई कहीं किसी मुल्क के, किसी कंट्री के लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, किसी कंट्री के लोग हाइट मीडियम होता है, मिडिल होता है। तो यही सब वेरिएशन कहा जाता है। इसी को बोलते हैं वेरिएशन इन पॉपुलेशन। यानी है तो सब इंसान, ह्यूमन बींग्स है सब, लेकिन सब में जो ये डिफरेंसेस पाया जाता है इसी को बोलते हैं वेरिएशन इन पॉपुलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। द सेम इज़ ट्रू फॉर एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स के लिए भी एग्जांपल ठीक है कि जैसे पेट्स रखते हैं हम लोग घर में, डॉग, कैट, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कॉव, बफलो, तो उनमें बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं, उनकी बहुत सारी ब्रीड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी किस्में होती हैं, एक तरह के नहीं होते। जैसे गाय में आप लोग जानते होंगे काउस के बारे में, कोई ऑस्ट्रेलियन होता है, कोई देसी होता है। जैसे चिकन में भी है, देसी है, हाइब्रिड है, बॉयलर है, तो उसी को ब्रीड्स बोलते हैं। मतलब हैं तो सब चिकन, लेकिन उनमें भी अलग अलग तरह की किस्में पाई जाती हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएशन। कैरेक्टर एंड ट्रेट्स क्या है? एनी इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ कैरेक्टर। कोई भी ऑर्गेनिज्म का फीचर जो इनहेरिट हो सके, इनहेरिटेबल हो यानी ट्रांसमिशन हो सके उसका, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। और ट्रेट्स क्या है? द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स। कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसको ट्रेट्स बोलते हैं। यहाँ बहुत सारा कैरेक्टर भी दिया हुआ है, ट्रेट्स भी दिया हुआ है। आप लोगों को अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो यहाँ देख कर समझ में आ जाएगा। जैसे कैरेक्टर, आइस का कलर, ट्रेड्स क्या है? ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ये हो सकता है या ये हो सकता है। हेयर शेप कर्ली हो सकता है या स्ट्रेट हो सकता है, ये सब कैरेक्टर है। और ये जो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ठीक है। क्रोमोसोम, द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी तो होता है, हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो उसका कैरियर्स कौन है, वो होता कैसे है? हम लोग जानते हैं कि उसका कैरियर्स क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? हर न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। और हर न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? ईच एंड एवरी सेल क्रोमोसोम पाया जाता है। इन ईच एंड एवरी सेल क्रोमोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जो हेरिडिटी को कैरी करता है, जिसकी वजह से हेरिडिटी पेरेंट्स से उसके बच्चे में आता है। You have learned in the previous lesson that chromosomes are only visible when a cell nucleus is about to divide. क्रोमोसोम कब नजर आता है? क्रोमोटिड की शक्ल में, न्यूक्लियस के जाल की शक्ल में न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। लेकिन जब क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? जब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला रहता है दो हिस्से में। ठीक है। When a cell nucleus is about to divide into two parts. तब क्रोमोसोम नजर आता है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? द क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। क्रोमोसोम नंबर कभी बार बार चेंज नहीं होता, एक बार कांस्टेंट है, मतलब एक बार जो बोल दिया गया उतना ही रहेगा इंडिविजुअल्स और स्पीसीज के लिए। पूरा चार्ट दिया हुआ है कि इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। एंड ईच बॉडी सेल ऑफ द स्पीसीज हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम अदर कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एज फॉलोज। ये आप लोग देख लीजिएगा। ह्यूमंस में पाया था 46 क्रोमोसोम। अगर इसको पेयर में बोलेंगे हम लोग तो कितना होगा? 23 पेयर्स पाया था। हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 46, पेयर में 23 पेयर्स। क्वेश्चन जैसे आएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ तो 46 बोलना है, तो बोलेगा कि कितना पेयर पाया था, हाउ मेनी पेयर्स क्रोमोसोम, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन, तो 23 पेयर्स बोलना है। The two chromosomes of each pair are similar to size and shape and are derived as each from the two parents. क्रोमोसोम हमेशा इवन रहेगा,
इवन नंबर में ही रहेगा, अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से एक एक क्रोमोसोम आते हैं, इसलिए हमेशा इवन में रहेगा, एक नहीं रहेगा। दोनों पेरेंट्स से एक एक आएगा तो दो रहेगा हमेशा, तो इसीलिए हमेशा पेयर्स में रहते हैं, हमेशा इवन नंबर में ही होगा। और सेम साइज और सेम शेप रहता है। जो दो सेट रहते हैं, दो एक पेयर जो रहता है यानी दो क्रोमोसोम रहता है, दोनों का साइज और शेप सेम होगा। ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज, वन ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट। द टू मेन कैटेगरीज, क्रोमोसोम को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं ऑटोसोम, एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 23 पेयर्स क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यहाँ डायग्राम में दिया गया है, आप लोग देखिए। सिर्फ 23rd वाला, लास्ट वाला अलग होता है, ये 22 से डिफरेंट होता है। तो 22 जो एक जैसा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम। जो एक जैसा 22 पेयर क्रोमोसोम होता है उसको बोलेंगे ऑटोसोम, और जो 23rd वाला डिफरेंट होता है उसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। आप लोग देख रहे डायग्राम में, देखिए यहाँ पे एक सेक्स है, दोनों पेरेंट्स से एक सेक्स आया हुआ है, इसमें एक से आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट है, वाई आया हुआ है एक सेट में, इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को ऑलोसोम भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम क्या है उसका डिफिनेशन दिया। ऑटोसोम आर काइंड ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर द लाइक कॉम्प्लेक्शन। ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी फीचर के लिए, जैसे कॉम्प्लेक्शन, हाइट, स्किन कलर, तो इसलिए ये बॉडी फीचर कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको हम लोग ऑलोसोम भी बोल सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन सन और डॉटर, इफ द eggs is fused by eggs bearing sperm, the resulting combination is XX, that means female constituent, and the child produced is a female daughter. If the egg is fused by Y bearing sperm, the resulting combination is XY, that means male constitution, and the child product is male son. क्रोमोसोम कैरियर्स ऑफ जेन्स, हेरिडिटी किसके जरिए पास होती है? क्रोमोसोम के जरिए। क्रोमोसोम किसके जरिए पास होता है? जेन्स के जरिए। जेन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग लास्ट चैप्टर में, कि जेन्स क्या है। और स्पेसिस है फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि फिक्स नंबर है, वो चेंज नहीं होता क्रोमोसोम का। तो हम लोग जेन्स को ये बोल सकते हैं यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। यूनिट है, क्रोमोसोम की यूनिट है, जिसके जरिए कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। But these are the result of the units called genes which the chromosome carry. The lion and the cat have same number of chromosome 38, yet one is distinct from the other in body size, appearance, color, behavior. All such characteristics of an organism are the result of the gene located on the chromosome. The word gene was coined by genetics William Johnson in 1990 to simply describe what parents passed to their offspring. The detailed DNA structure came to knowledge much later. Genes क्या है? Genes are the specific part of DNA of a chromosome which determine the hereditary characteristic. According to the latest finding, there are nearly 19,000 genes in human chromosome. Number 1 has the largest number of genes, and the chromosome Y has the fewest. Genome is the full complement of DNA, including all genes and the intergenic region of an organism. Genes and their alleles. Normally, every gene has two alternative forms for a character producing different effects. Every gene क्या रखता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म रखता है कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए।
These alternative forms are called the एलेस। समझ में आया एलेस किसको बोलते हैं? एवरी जेन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग। डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए 2 अल्टरनेटिव फॉर्म पाया जाता है सभी जेन में। हर एक जेन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म रखता है डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए। यही अल्टरनेटिव फॉर्म को बोलते हैं एलेस। फॉर एग्जाम्पल इन द कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग, टंग रोलिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा, कुछ लोग टंग रोल कर पाएंगे और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग जेन रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में अलग अलग एलिस रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों के लिए। जो कर पा रहे उसके लिए अलग एलिस और जो नहीं कर पा रहे उसके लिए अलग एलिस रिस्पॉन्सिबल होता है। डोमिनेंट एंड रेसिव एलिस क्या है? आउट ऑफ द 2 एलिस ऑफ जेन, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसिव। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस हो गया, यानी टंग रोल कर सक रहा है तो यानी इसमें वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो नहीं कर पा रहा उसमें रेसेसिव कैरेक्टर है। दोनों का डिफिनेशन, द काइंड ऑफ एलिस विच expresses itself regardless of the presence of another एलिस for a given gene। मतलब दूसरे एलिस को दबाकर खुद आगे बढ़ना और अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना, उसी को डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। यानी जो कैरेक्टर उभर करके बाहर आ गया, जो दिखाई दे रहा है, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और जो कैरेक्टर दब गया, नहीं बाहर आया, दब गया, तो उसको बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। तो जो एलिस डोमिनेंट के लिए जिम्मेदार है उसको डोमिनेंट एलिस बोलेंगे, और जो नहीं बाहर आया उसको रेसेसिव एलिस बोलेंगे। जेनोटाइप एंड फेनोटाइप, द 3 सिचुएशन पर्टेनिंग इन एनी पेयर जेंट्स ऑफ। यानी अगर कैपिटल आर है तो उसको बोथ डोमिनेंट टंग रोलर, एक स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है तो कैपिटल आर को डोमिनेंट बोलते हैं और स्मॉल आर को रेसेसिव बोलते हैं। तो 1 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव टंग रोलर है। अगर दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल, तो उसको बोलेंगे बोथ रेसेसिव, यानी नॉन रोलर, बिल्कुल भी नहीं कैरेक्टर आएगा उसमें। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों एक जैसा है, सिमिलर को बोलते हैं होमोजाइगस, डिफरेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो दोनों कैपिटल आर है एक जैसा तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट है। और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर रहेगा। जेनोटाइप का डिफिनेशन, फेनोटाइप का डिफिनेशन, द सेट ऑफ जेन्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेट रहता है 2 जेन्स का, उसको बोलते हैं जेनोटाइप। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग देख सकते हैं आँख से, उसको बोलते हैं फेनोटाइपिक। फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, टंग रोलिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें भी वही बात है, एक रोलर है, 2 पेरेंट्स में एक रोलर है एक नॉन रोलर है। फीमेल को सर्किल से दिखाया गया है और मेल को स्क्वायर से दिखाया गया है। इनके 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 रोलर है एक नॉन रोलर है। इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर इन दोनों में आया है, डोमिनेंट कैरेक्टर, लेकिन इसमें वो दब कर रह गया, रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। आर है, फुल डोमिनेंट है, इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसमें एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर है, इसका मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। उसको हम लोग ऐसे पुनेट स्क्वायर से जाहिर कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया। 50% ऑल रोलर्स और 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। एक्स लिंक इनहेरिटेंस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज़ है जो माँ बाप से बच्चों में चले आते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या हेरिडिटी डिजीज़ है। हीमोफीलिया क्या इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच सफर्स होमोजाइगस रेसिव फीमेल एंड रेसिव। इसमें क्या होता है
कि अगर जिस इंसान को ये बीमारी है उसका अगर कहीं पर कोई हिस्सा कट जाए तो खून बहता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। खून इतना ज़्यादा बह जाएगा कि उसकी डेथ भी हो सकती है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने सबसे पहले मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। उसका साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम। मटर के पौधे का नाम साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम। मेंडल्स ने मटर के पौधे को इसलिए चुना एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि इसमें 7 कैरेक्टर थे। एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट, एक दूसरे से फ़र्क करने के लिए, कंपेयर करने के लिए 7 कैरेक्टर्स को लिया, इसलिए मटर के पौधे को उसने चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। हम लोग पढ़ेंगे अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका मतलब होता है कि मेंडल्स ने 2 ऐसे पौधे लिए मटर के जिनमें सिर्फ एक एक कैरेक्टर का डिफरेंस था, उसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और अगर 2 ऐसे पौधे जिनमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का डिफरेंसेस होगा तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मटर के पौधों को ले करके उसने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया। केस नंबर 1, one of the monohybrid crosses is shown below in figure 3.7. A pure breeding plant terminal flowers was cross pollinated with a pure breeding plant having axillary flowers. तो रिजल्ट क्या निकलेगा F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में, देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 2 मटर के पौधों को, एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाया मेंडल ने, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पुनेट स्क्वायर के जरिए देखते हैं। प्योर टॉल को डोमिनेंट कैरेक्टर है, दोनों कैपिटल टी, ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है, दोनों स्मॉल टी में देंगे। दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो क्या देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ टी लिखेंगे ये वाला, और ये दोनों इस तरफ लिखेंगे हम लोग। इसको इससे क्रॉस करेंगे क्या होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इसको इसके करेंगे, इससे इसको करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, इसको इससे करेंगे वही। यानी F1 जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट्स क्या मिलेगा हम लोगों को, ऑल टॉल प्लांट्स, सभी टॉल है। ये फेनोटाइपिक रेशियो है। फेनोटाइपिक रेशियो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो देखने में आएगा, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएगा उसको फेनोटाइपिक रेशियो बोलेंगे। और अगर जेनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, तो हम लोग F2 जनरेशन में देखते हैं क्या होगा इसके बाद। अब जो ये आया, ये दोनों को अगर क्रॉस करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, टी, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा टी, इसको करेंगे तो एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, इससे इसको करेंगे तो F2 जनरेशन में अब फेनोटाइप रेशियो क्या होगा और जेनोटाइप रेशियो क्या होगा। फेनोटाइप का मतलब है जो देखा जा रहा है, देखने में क्या समझ में आ रहा है, ये तीनों टॉल है, ये 3:1 का रेशियो आ रहा। लेकिन जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये अलग है, ये सेम एक जैसा, तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। होमोजाइगस
क्या बोलेंगे हम लोग, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन ये रेसेसिव कैरेक्टर है। रेसेसिव, ये होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये देखने में क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा, सिर्फ 1 है, एक ही है। ये दो एक जैसा सेम है, तो 1:2:2, ये भी एक है बिल्कुल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में हमेशा ऑल टॉल आएगा। कोई सा भी एग्जांपल लेके कर लीजिए तो रेशियो सेम रहेगा, यानी सब डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। और F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा, जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आएगा हमेशा। कोई भी एग्जांपल लेके इसी तरीके से सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएगा। डाइव रेड क्रॉस क्या है, यहाँ बुक में बहुत सारा एग्जांपल और दिया हुआ है विरिंकल राउंड एंड विरिंकल शीट्स को लेकर के। डाइव रेड क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया, एक दो कैरेक्टर्स को लिया, राउंड एंड येलो, विरिंकल एंड ग्रीन, तो ये चार्ट मिला। इसमें जेनोटाइपिक रेशियो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। ये फेनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है, इसका फेनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या आएगा, 9:3:3:1, हमेशा यही होगा अगर इस तरीके से देख के करने से। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि यहाँ एक से ज़्यादा कैरेक्टर को क्रॉस करवाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, 3 लॉज दिया है उसने। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, आउट ऑफ पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल अदर रिमेन सप्रेस्ड। मतलब अगर हम लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत सारा बीज बोते हैं, लेकिन बहुत सारा बीज बोने के बाद अगर हम लोग 20 या 30 बीज बोए, सीड्स को बो रहे हैं, तो उसमें से प्लांट कितना होता है, ऊपर ग्रो कितना करके आता है, मुश्किल से 5 या 10। तो इसका मतलब जो ऊपर आया वो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, और जो दब गया, जो नीचे रह गया बीज, उसको बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस पे डिपेंड करता है कि जो ऊपर आया, जो अपने आप को ऊपर आकर के एक्सप्रेस कर पाया, उसी को डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, वही आगे बढ़ता है, और जो दब गया उसको बोलते हैं रेसेसिव। तो मेंडल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट यानी जेनेटिक्स या हेरिडिटी लॉ ऑफ डोमिनेंस पे भी है, डिपेंड करता है, लॉ ऑफ सेग्रेशन पे भी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी। लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है, The two members of a pair factor separate during the formation of gametes. They do not blend. ये लोग blend नहीं करते आपस में, but segregate or separate into different gametes. The gametes combine together by random fusion at the time of zygote formation. यानी दोनों different रहते हैं, इसलिए law of segregation है। Law of independent assortment क्या है, when there are two pairs of characters in the distribution of alleles, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए 2 एलेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने अलग अलग कैरेक्टर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। यानी खुद को, अपने कैरेक्टर के लिए खुद एक अलग एलेज रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरे कैरेक्टर के लिए, रेसेसिव कैरेक्टर के लिए अलग एलेज, यानी जो नॉन रोलर है, जो नॉन टंग रोलर है, वो रेसेसिव कैरेक्टर है, तो वो अलग एलेज उसके लिए जिम्मेदार होता है, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर उसके लिए अलग एलेज जिम्मेदार होता है, यानी अलग अलग खुद अपने लिए जिम्मेदार होता है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉज, इसका एप्लीकेशन है हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेंडल्स लॉ के ज़रिया हम लोग ये समझ गए हैं, नॉलेज मिल गया हम लोग को, बेसिक नॉलेज मिल गया है कि कौन कौन से कैरेक्टर को हम लोग मिक्स करेंगे या क्रॉस कराएंगे तो आगे क्या आएगा, जनरेशन में क्या मिलेगा। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स, मतलब हम लोग को अच्छे ब्रीडर्स चाहिए तो किसको क्रॉस कराने से बेटर ब्रीडर्स मिल सकता है। न्यू टाइप ऑफ प्लांट विथ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स कैन प्रोड्यूस बाई हाइब्रिडेशन, यानी हम लोग अच्छे किस्म के फसल उगाने के लिए कौन कौन से पौधे को यूज़ कर सकते हैं, किस किस पौधे को यूज़ करेंगे तो और भी अच्छे किस्म का हम लोगों को अनाज मिलेगा।
म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जेन्स और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अचानक चेंज होने की वजह से जेन्स में या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अचानक चेंजिंग होने की वजह से उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था, जिसकी वजह से आज तक वहाँ के लोग उसके रेडियो एक्टिव रेडिएशन से इफेक्टेड है। यानी अगर देखने में बिल्कुल सही है तब भी उन लोगों के अंदर ब्लड में प्रॉब्लम है। उन लोगों को एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जो उनके दादा परदादा 1945 से उनके जनरेशन में चला आ रहा है। उस वक्त बॉम्ब गिराने से उन लोग के अचानक जेन्स में और क्रोमोसोम में चेंजिंग आने की वजह से बीमारी हो गया था। सिकल सेल एनीमिया क्या है? अ ब्लड डिजीज caused by a gene mutation. The mutation causes change in the DNA resulting in the production of sickle cell cell. नॉर्मली सिकल से आरबीसी कैसा होता है? राउंड शेप्ड होता है अप्रॉक्स। लेकिन जब ये बॉम्ब गिराया गया था, जो अचानक म्यूटेशन यानी जेन में चेंज या क्रोमोसोम में चेंज हुआ था, उसकी वजह से सिकल सेल मतलब ये क्वेश्चन मार्क की तरह बन गया है। यानी आज भी वहाँ के लोगों के ब्लड सेल्स यानी आरबीसी इस शक्ल का पाया जाता है, इसलिए उनको वो सारे लोग इस बीमारी से इफेक्टेड है। तो बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि अचानक सडन चेंज, जब बॉम्ब गिराया गया तो अचानक उसे क्रोमोसोम में या जेन्स में चेंजिंग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजिंग होने की वजह से इसी चेंज को म्यूटेशन बोलते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स सभी को इससे इफेक्टेड है। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट फॉर अनदर चैप्टर।